नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले अध्याय में योग कारकों के ऊपर एक चर्चा की थी। बृहत पराशर होरा शास्त्र में योग कारकों की भी बात की गई है और यह अध्याय जो है योग कारकों का बृहत पराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ का एक अनुपम अध्याय है, जो कि इसको अन्य ज्योतिष के ग्रंथों से एक अलग सोपान प्रदान करता है। सब जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में कब राजयोग आएगा, कब सुख आएगा, और इसका बहुत अच्छा संकेत योग कार का अध्याय में दिया गया है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में उसके सिद्धांतों की चर्चा की। किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए 12 राशियों के लग्नों में हम लोग योग कारक को समझते हैं। योग करते हुए हम लोग आगे के 12 लग्नों में जिस प्रकार से योग कारक या मारक या पाप फल प्रदायक ग्रह होते हैं, उनका चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो राशि है वह है मेष राशि, और मेष राशि का अर्थ यह है कि हम बात कर रहे हैं मेष लग्न के व्यक्ति का। अर्थात जब भी किसी भी कुंडली से, चाहे आप लग्न कुंडली से देखें, चाहे चंद्र कुंडली से देखें, चाहे आप आरूढ़ कुंडली से देखें, चाहे आप कारकांश कुंडली से देखें, आप कोई भी कुंडली का मेथड जब उठा रहे हैं, फलित करने का विधि जब उठा रहे हैं, तो वहां पर इन योगों को आप अप्लाई करेंगे। परंतु जब इनको आप अप्लाई करेंगे तो यह देखेंगे कि भाई इनका लग्नेश, इनका अधिपति कौन है, किन किन भावों के ये अधिपति हैं, उन अधिपतियों का ही आपस में जो संयोग होता है उसी को हम लोग योग कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको और बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति जो कि ज्योतिष को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं और अपनी कुंडली को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि वो क्या करें कि किसी भी सॉफ्टवेयर से, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट हैं जिनमें कि जाकर के व्यक्ति अपनी कुंडली बना लेता है, या जो भी लोग अपना ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन का फल जानना चाहते हैं, वह भी आज के इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। किस प्रकार से होंगे तो मैं बता दूं कि लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस किसी सॉफ्टवेयर में पुट करना है और वहां से यह जान लेना है कि उनकी लग्न राशि क्या है, ठीक, या उनकी जन्म राशि क्या है, और वहां से लोग अपने कुंडली में योग कारक ग्रहों का नाम जान सकेंगे। जैसे कि हमने बात की मेष लग्न की या मेष राशि की। अर्थात लग्न में जब मेष राशि है तो फिर इस व्यक्ति के लिए कौन ग्रह योग कारक है और कौन ग्रह अशुभ फलदायक है, यही बात इस अध्याय में बताई गई है, और इस अध्याय का नाम है योग कारक का अध्याय। तो देखिए, मेष राशि वाले के लिए तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव का अधिपति कौन हुआ, तो तीसरे का अधिपति हुआ बुध, छठे का अधिपति हुआ बुध, और एकादश का अधिपति हो गया शनि। इस प्रकार से बुध और शनि इस लग्न के जातकों के लिए विशेष रूप से पाप फलदायक होते हैं। साथ ही साथ शुक्र जो कि दूसरे और 7वें का अधिपति है, यदि यह संबंध बना ले किसी भी प्रकार से बुध अथवा शनि से, तो फिर शुक्र भी पाप फल दे देता है। और यहीं से हम लोगों ने जाना था केंद्र अधिपति दोष। केंद्र अधिपति दोष में बात यह आई थी कि जो शुभ ग्रह होते हैं वह शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। तो जब हम मेष राशि को लग्न में रखते हैं तो 1, 4, 7 और 10, यह 4 राशियां अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये 4 राशियां केंद्र में आती हैं। मेष का स्वामी मंगल, वह एक पाप ग्रह है, चंद्रमा यह एक शुभ ग्रह है, और शुक्र यह एक शुभ ग्रह है, और शनि यह एक पाप ग्रह है। तो चूंकि हमने बोला कि केंद्र अधिपति दोष में शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते और अशुभ ग्रह अशुभ फल नहीं देते, तो यहां मंगल और शनि को भूल जाइए, अब बचे चंद्रमा और शुक्र। तो चंद्रमा और शुक्र को केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। केंद्र अधिपति दोष लगने का तात्पर्य यह नहीं है कि अब यह शुभ फल देंगे ही नहीं, इसका अर्थ बस इतना ही है कि अब इनको शुभ फल देने के लिए शुभ ग्रहों के साथ संयुक्त होना पड़ेगा। अर्थात या तो यह मंगल के साथ जो लग्न का अधिपति है, सूर्य के साथ जो कि पंचम का अधिपति है, अथवा गुरु के साथ जो कि नवम का अधिपति है, इनके साथ किसी प्रकार से युति का या दृष्टि का संबंध जब बना लेंगे तो फिर यह भी सुफल देंगे, अन्यथा यह सुफल नहीं देंगे। तो देखिए, केंद्र अधिपति दोष बहुत विशेष है। कई बार
आप उसे केंद्रों का अधिपति देख करके, धन का अधिपति देख करके आप उस पर फलित न कहें, उस पर पूरी विचार कर लें, फिर आप अपनी बात कहें। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामान्यतः आप यह जान लीजिए कि लग्न एक ऐसा स्थान होता है जिसमें केंद्र और त्रिकोण दोनों की शक्ति होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि केंद्र जो है यह बल से युक्त होता है, केंद्र में बल होता है और त्रिकोण में शुभता भरी होती है। तो बल और शुभता जब दोनों जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में शुभता का प्रसार बढ़ जाता है। यही इस योग कारक अध्याय का विशेष सूत्र है। उस आधार पर अब जरा विचार करिए तो मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए 1, 5, 9 यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, यह तीनों राशियां जो हैं त्रिकोण में बैठी और इनके अधिपति योग कारक हो जाते हैं। परंतु हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इन त्रिकोणों के जो अधिपति हैं यह किसी दूसरे स्थान के भी अधिपति हैं या नहीं। उदाहरण स्वरूप मंगल मेष राशि का स्वामी है और गुरु मीन राशि का स्वामी है। अब मंगल मेष राशि का स्वामी होने के साथ साथ वृश्चिक राशि का भी स्वामी है, यानी मंगल को आधिपत्य मिला मेष लग्न में 1 और 8 का। अब हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सिद्धांत में बता दिया था कि दूसरा भाव, 12वां भाव और 8वां भाव, यह 3 भाव एक ऐसे भाव हैं कि जिनमें स्थित राशि का अधिपति वह अपनी दूसरी राशि के स्वभाव के अनुरूप अपना फल प्रदान करता है। तो 8वां भाव इसी क्रम में आया, इसी वर्ग में आया और 8वें भाव की में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। चूंकि 8वें भाव में वृश्चिक राशि है तो हम यह देखेंगे कि मंगल की दूसरी राशि कहां बैठी है? तो मंगल की दूसरी राशि बैठी है लग्न में, और लग्न क्या है? एक प्रकार का त्रिकोण है। चूंकि वह एक प्रकार का त्रिकोण है, न्यून बली है, त्रिकोणों की शुभता में उसकी न्यून शुभता है, परंतु है, इस प्रकार से मंगल शुभ हो जाता है और मेष राशि के जातकों के लिए मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला हो गया। वह अपने आप में एक प्रकार से योग कारक हो गया। आप यह याद रखिए। देखिए, विद्वानों का अपना बहुत बड़ा खेमा है, अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। कई लोग लग्न को केंद्र मानते हैं, त्रिकोण नहीं मानते। कई लोग लग्न को त्रिकोण मानते हैं, केंद्र नहीं मानते। परंतु देखिए, जहां केंद्रों की बात होगी वहां पर हम 1, 4, 7, 10 कहेंगे और जहां पर त्रिकोण की बात होगी वहां पर हम 1, 5, 9 कहेंगे। इस प्रकार से लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों की शक्ति प्राप्त है और जो भी ग्रह लग्न का अधिपति होता है उसको बाय डिफॉल्ट लग्न और केंद्र और त्रिकोण की शक्ति मिल जाती है। हाँ, त्रिकोण की न्यून शक्ति है, त्रिकोण में उसे न्यूनता की मतलब सबसे कम शुभता प्राप्त है, परंतु शुभता तो है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मेष लग्न की कुंडली को विचार करेंगे तो वहां पर आपको मंगल को बिल्कुल योग कारक समझना है। फिर चंद्रमा को भी केंद्र अधिपति दोष लग गया, परंतु केंद्र अधिपति दोष हम कब गिनेंगे? जब चंद्रमा शुभ ग्रह होगा, अर्थात शुक्ल पक्ष सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष अष्टमी तक का अगर है तो चंद्रमा शुभ है। ऐसी तिथियों में यदि मेष लग्न का जातक आपको मिल रहा है और जो है केंद्र में चौथी राशि जो है ये चंद्रमा की है, तो फिर उसे केंद्र अधिपति दोष लगेगा, मगर वह केंद्र अधिपति दोष बहुत न्यून प्रभाव वाला रहेगा। क्योंकि शुभता के क्रम में हमने ज्ञात किया था कि चंद्रमा से ज्यादा शुभ था बुध से ज्यादा शुभ था गुरु, और गुरु से भी ज्यादा शुभ था शुक्र। इस प्रकार से शुभता के क्रम में चंद्रमा का क्रम बहुत कम है, तो इसलिए जब केंद्र अधिपति दोष लगेगा तो बहुत हल्का लगेगा, न्यून लगेगा। परंतु शुक्र को केंद्र अधिपति दोष बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से शुक्र पूरे शुभ फलों को बांध देगा और वह शुभ फल कब प्रदान करेगा? जब उसका किसी भी प्रकार से लग्न के अधिपति, पंचम के अधिपति अथवा नवम के अधिपति से संयोग बनेगा, योग बनेगा, चाहे दृष्टि का संबंध हो, चाहे युति का संबंध हो, चाहे स्वामित्व का संबंध हो, एक दूसरे की राशि में चले जाना, ऐसा संबंध जब बनेगा तब वह केंद्र अधिपति दोष का त्याग करेगा और शुभ फल को प्रदान करेगा। यह बात हमने मेष लग्न के जातकों के लिए जाना। इस लग्न के लोगों को सामान्यतः सूर्य, गुरु शुभ फल प्रदान करते हैं, मंगल शुभ फल प्रदान करता है और चंद्रमा शुक्र एक प्रकार से सम है, वह जिसके साहचर्य साथ में रहने का फल प्रदान कर देंगे, और बुध और शनि इनके लिए विशेष हितकारक है।
अब देखिए, इसमें हमें यह भी समझना पड़ेगा कि गुरु, सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि नवम भाव और दसम भाव के अधिपति यदि कहीं पर भी संयुक्त हो जाएं तो वह सबसे बड़ा राजयोग हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, परंतु इस कुंडली में मेष लगन में हमें यह जानना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि दसम भाव का अधिपति है शनि और एकादश भाव का भी अधिपति है शनि। ठीक इसी प्रकार से नवम भाव का अधिपति है गुरु और द्वादश भाव का भी अधिपति है गुरु। तो इनकी दूसरी राशियां थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं। नवम दसम का योग हो गया तो हमें फिर यहां पर किसी एक प्रकार से और एक शुभता चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार से मंगल अथवा सूर्य का संबंध यदि इस योग पर बन जाएगा तब यह राजयोग देंगे, अन्यथा शुभ फल प्रदान करने में हिचकेंगे। शुभ फल कई बार नहीं मिलेगा। सिर्फ आप नवमेश दशमेश की युति देख करके ना कहें, इसमें बहुत स्पष्ट संकेत है कि सिर्फ इन दोनों के संयोग मात्र से शुभ फल नहीं मिलेगा। आपके शुभ फल को मना नहीं किया जा रहा है, मगर उसमें कुछ और इनिशिएशन की आवश्यकता हो रही है, चाहे वह मंगल की लग जाए, चाहे वह किसी दूसरे शुभ ग्रह की लग जाए, सूर्य की लग जाए, तब फिर वह बल बढ़ेगा। तो मंगल सूर्य विशेष रूप से आप समझें, या स्थान से कुछ अच्छे स्थानों में बैठेंगे तब वह अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में कुछ अपनी बात बताएं, ताकि मैं आपकी बात को समझ करके अच्छे वीडियो और बनाने का प्रयास करूंगा। आपने मेरे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।